हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साकेत कुमार और मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल SKP ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज चलिए देखिए, हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, न्यूमेरिकल किया था, तो उसे मैंने पार्ट 1 का नाम दिया है। इसलिए क्योंकि हमारा जो पार्ट 2 है वो जब भी हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो वो आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसे पार्ट 1 का नाम दिया है। तो आज हम वापस से क्या है, थ्योरी पढ़ेंगे। उस चैप्टर में जो भी थ्योरी है, तो उसमें अगर थ्योरी की बात करें जो हमारा बचा हुआ है, तो उसमें दो टॉपिक है, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन और दूसरा है यूनिट वेट डिटर्मिनेशन। इसमें अगर देखिए सेमेस्टर एग्ज़ाम के अगर हम बात करें, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, कि वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के भी जो भी मेथड है उसमें से एक दो मेथड आते हैं और यूनिट वेट डिटर्मिनेशन के भी जो भी मेथड है उसमें से एक या दो मेथड आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसमें जो भी मेथड होंगे वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के और यूनिट वेट डिटर्मिनेशन के, सभी ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन से। तो अगर हम बात करते हैं वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की, सबसे पहले तो ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी अगर हम सैंपल को लाते हैं फील्ड से, तो जो सबसे पहला टेस्ट हम लोग करते हैं किसी भी सैंपल पे, सॉइल सैंपल पे, वो हमारा टेस्ट कौन सा होता है? वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन टेस्ट। इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर हम उसका टेस्ट इमीडिएटली नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है स्टोरेज के वजह से, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यही है कि फर्स्ट टेस्ट डन इन लैब आफ्टर सैंपल इज ब्राउट फ्रॉम साइट बिकॉज इट मे चेंज आफ्टर या ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है, ड्यूरिंग स्टोरेज लिख सकते हैं, ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट की, तो इसमें हमें ये सारे मेथड्स पढ़ने हैं। इसके अलावा भी आप मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है या जो हमारे सिलेबस में है, या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या हम बात करते हैं सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतना ये जो है ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए ओवन ड्राइंग मेथड और पिक्नोमीटर मेथड, ये जो पहला और दूसरा मेथड है, ये आपका सेमेस्टर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका जिस सेमेस्टर में भी सॉइल मैकेनिक्स आता है उसमें। और इसके बाद देखिए ये जो आपका और भी जो मेथड है, ये सब इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो है ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सब से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन का स्कोप काफ़ी बढ़ गया है पहले की तुलना में, तो हम लोग इन टॉपिक से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कौन कौन से मेथड है, तो ये एक बार वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो आपका मेथड है, ठीक है, ओवन ड्राइंग मेथड है, ठीक है, वो कौन सा मेथड है, लैब मेथड। उसके बाद है पिक्नोमीटर मेथड, वो भी लैब मेथड है, ठीक है। सैंड बाथ मेथड, इसको फील्ड में करते हैं तो इसीलिए फील्ड मेथड है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये भी लैब मेथड है। अल्कोहल मेथड, ये भी लैब मेथड है। रेडिएशन मेथड, ये फील्ड मेथड है। एक और मेथड है, लास्ट मेथड है आपका टॉर्शन बैलेंस मेथड, ठीक है, ये भी क्या हो गया, लैब मेथड है। क्या है, लैब मेथड है, ठीक है। तो आइए सबसे पहला जो आज हम पढ़ने वाले, कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है। ये जो सॉरी मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो इसके पहले आप स्क्रीनशॉट खींच के यहाँ तक आप इसको क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला हेडिंग दे दीजिएगा, ओवन ड्राइंग मेथड आप हेडिंग दे देना,
हेडिंग दे दिया। इसके बाद आप लोग को अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ अभी समझना है। देखिए ओवन ड्राइंग मेथड में हम क्या करते हैं। ओवन ड्राइंग मेथड में ये देखिए हमारा सॉइल सैंपल है, ये सॉइल सैंपल हमने लाया, ठीक है। उसके बाद लैब में लेके गया, कहाँ पे लेके गए हम लोग, लैब में, इसको लेके गए लैब। वहां पे हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, क्या लिया, कंटेनर, और इसका जो है वेट कर लिया, वो उसका वेट आया W1, वेट ऑफ, ठीक है, इम्प्टी बोल सकते हैं, या कंटेनर में लिख रहा हूँ उसे, ठीक है। कंटेनर हो गया। इसके बाद इस कंटेनर में इस सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, रख देंगे। और ये कैसा सॉइल है, ये क्या ड्राई सॉइल नहीं है, ये है मॉइस्ट सॉइल। ड्राई सॉइल रहेगा तो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सबको यहाँ पे हमने ये सॉइल रख दिया, ये हमारा क्या सॉइल है, कौन सा सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल। तो ये हम फिर इसका करते हैं, ये टोटल का वेट कर लेते हैं, ये मान लेते हैं W2। W2 में ये देखिए वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल। अच्छा ये जो देखिए वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल में क्या क्या आएगा, एक तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा अगर मॉइस्ट सॉइल की बात करें, और क्या आएगा, वेट ऑफ सॉलिड, यही आएगा, दो आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे रखा सॉइल को इस कंटेनर में, इस कंटेनर को यहाँ से उठा करके एक ओवन होता है लैब में, या आप कोई भी, आप कॉलेज में अगर हो, आप कॉलेज स्टूडेंट है तो अपने आप लैब में आप जाकर के देखिएगा, सॉइल मैकेनिक्स का लैब हो या और भी कोई लैब हो, तो वहाँ पे आपको ये ओवन मिल जाएगा, ठीक है। इस ओवन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा इसको रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका डोर क्लोज किया, कितने देर के लिए, टाइम की अगर बात करें तो टाइम की बात करें तो 24 आवर्स के लिए, ठीक है। और टेम्परेचर की बात करें तो 110 डिग्री प्लस माइनस 5 डिग्री से, इतने टेम्परेचर पे 24 घंटे के लिए इसको रख देते हैं। फिर 24 घंटे बाद इसको वापस हम निकाल लेंगे और क्या करते हैं, इसको मेज़र करते हैं, ये हमारा सॉइल सैंपल। अब क्या है, यहाँ पे ये क्या था, मॉइस्ट सॉइल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ड्राई सॉइल हो गया, क्योंकि हीट के कारण क्या हुआ, इसका जो मॉइस्चर है, ठीक है, वो इवोपरेट हो गया। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, W3 इक्वल टू वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल। और वेट ऑफ ड्राई सॉइल क्या है, वेट ऑफ सॉलिड ही है, सिंपल। अब देखिए हम कहाँ पे जा रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट में, ठीक है, कि वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट देखिए क्या होता है, वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, यही होता है। वेट ऑफ वाटर की बात करें तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए W2 माइनस W3 करेंगे तो क्या होगा, वेट ऑफ कंटेनर कैंसिल हो जाएगा। वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल की अगर बात करें तो क्या है, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड और
प्लस वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ ड्राई सॉइल क्या है, वेट ऑफ सॉलिड ही है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, वेट ऑफ जो आपका सॉलिड है वो चला जाएगा, बच जाएगा आपका क्या, वेट ऑफ वाटर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं W2 माइनस W3। क्लियर। वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड क्या है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल है। तो ये देखिए W3 क्या है, प्लस वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो इसका मतलब इसमें वेट ऑफ कंटेनर अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वेट ऑफ सॉलिड निकल जाएगा, क्योंकि ड्राई सॉइल क्या है, वेट ऑफ सॉलिड ही तो है। सिंपल क्या करेंगे, W3 माइनस W1, W3 माइनस, ठीक है, W1। तो ये हमारा क्या आ गया, वाटर कंटेंट का आपका फॉर्मूला आ गया। किस केस में, व्हेन ड्राइंग केस में। क्लियर। इसमें देखिए अगर ऐसा आपको याद रखना है तो ऐसा W1 फिर यहाँ W2 फिर W3 फिर W, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जाएगा। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पे जो टेम्परेचर है यहाँ पे स्टार मार्क किया है, यहाँ पे मैंने जो टेम्परेचर है इस पर स्टार मार्क किया है। इसके पीछे रीज़न है कि इतना ही टेम्परेचर क्यों रखते हैं, ठीक है, इतना ही टेम्परेचर हम लोग क्यों रखते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए उससे पहले आप क्या एक काम करिएगा, अपने ये हेडिंग डाला, उसके बाद ये यहाँ ये नोट करना, ठीक है, ये नोट कर लेना आप, और ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लेना, स्ट्रेस नोट लेना। अब देखिए, अब आप समझिए, अभी नोट डाउन नहीं करिएगा, ठीक है, जहाँ तक मैंने बोला है वहीं तक, इसके बाद आप समझिए। अभी देखिए टेम्परेचर की मैं बात कर रहा था, तो टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो इसमें देखिए अगर कोई सॉइल है हमारा ऐसा, ठीक है, सॉइल है ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे होगा, ठीक है, सॉइल का क्या है, पार्टिकल्स है। तो इसमें क्या ये सब वॉइड्स है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपोर्स। अब इसमें क्या होगा, वाटर होगा। ये तो जैसे ही 100 डिग्री पे जाएगा टेम्परेचर वाटर का, तो क्या होगा, इवोपरेट होने लगेगा, क्योंकि 100 डिग्री पे वाटर का होता है बॉयल होने लगता है, ठीक है, या वो उस जो फेज है उसका चेंज हो जाता है, लिक्विड से क्या हो जाता है आपका वेपर फेज में बदल जाता है। तो इसमें क्या होगा, 100 जैसे जाएगा तो माइक्रोपोर्स वाला जो है आपका जो भी वाटर माइक्रोपोर्स में स्टोर है वो आपका क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा वाटर, हाइग्रोस्कोपिक। देखिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो क्या होता है, ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इसके सरफेस पे होता है, अटैच होता है, ठीक है, वीक फोर्सेस से अटैच होता है। तो क्या होता है कि सिंपली 100 डिग्री टेम्परेचर ले जाने से ये क्या होते हैं, ये हटते नहीं है, मतलब ये इवोपरेट नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कहाँ तक लेके जाते हैं, 110 डिग्री के आसपास। तो क्या होता है, जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो भी रिमूव हो जाता है। तीसरा अगर वाटर होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर की बात करें तो देखिए ऐसा समझिए, ये सॉइल सैंपल है, ये किसी मिनरल से बना होगा, ठीक है, सपोज इसका कोई जो है मिनरल है, इसका कंपोजिशन है वो क्या है आपका, जिप्सम है, एग्जाम्पल है इसे जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2। इसका मतलब है कि इसका क्या है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो इसके स्ट्रक्चर में ही ये वाटर है, ठीक है, बिना वाटर के इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता है जिप्सम का। तो अगर ये वाटर भी अगर हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, मतलब ये सॉइल जिप्सम था ये कुछ और बन जाएगा, ठीक है, मतलब इसका। तो हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर जो सॉइल है उसका क्या हो, आपका मिनरल जो है चेंज ना करे। तो उसके लिए क्या है कि ये स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव नहीं हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है 110 से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है,
110 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपका स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव कर जाएगा और आपका सॉइल का स्ट्रक्चर ही चेंज कर जाएगा और कोई आपका जो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का जो भी है, ठीक है, क्योंकि वो सॉइल ही चेंज हो गया एक तरह से, ऐसा बोल सकते हैं कि सॉइल ही चेंज हो गया, ठीक है, तो वो सही नहीं रहेगा। तो यहाँ तक है। तो हम ज़्यादा क्यों नहीं रखते हैं, ताकि कि ये, ठीक है, रिमूव नहीं हो, और इतना ही रखते हैं, मतलब 100 से ज़्यादा रखते हैं ताकि हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिमूव हो जाए, और 100 तो रखना ही पड़ता है ताकि ये माइक्रोपोर्स का वाटर रिमूव हो जाए। अब इसमें देखिए, अगर सॉइल, एक और कंडीशन है कि अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जैसे कोई घास है या कुछ भी है इस तरह का मटेरियल, तो वो क्या होता है, कम ही टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज होने लगेगा। तो क्या होगा कि जो सॉइल का हमारा जो वेट है, जो हमने वेट मेजर किया था, उसमें क्या होगा, फर्क आ जाएगा, और जैसे उसमें फर्क आएगा तो हमारा क्या होगा, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन में फर्क आ जाएगा, क्योंकि वेट में फर्क आएगा तो ये क्या होगा, वाटर कंटेंट जो है इसी का वैल्यू गलत है, गड़बड़ आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भी ऑर्गेनिक मैटर हो वहाँ पे जो टेम्परेचर की वैल्यू है, ठीक है, अगर इफ सॉइल कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर देन टेम्परेचर 60 to 80 डिग्री सी के आसपास हम लोग के बीच में रखते हैं, ठीक है, क्लियर। अभी देखिए, अभी आप लोग, मैंने जहाँ तक बताया था यहीं तक आपको नोट करना है। इसके बाद जो भी मैं पॉइंट्स मैंने अभी बताया है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको अभी नोट करवा दूंगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो दूसरा मेथड हम लोग क्या पढ़ते हैं, पिक्नोमीटर मेथड। और ये मेथड आपका क्या है, लैब मेथड है, और आपके कॉलेज या सेमेस्टर जो अब चलेंगे, जिसमें आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है जिस सेमेस्टर में, तो वहाँ पे आपका जो लैब वाला से होगा, लैब वाला पार्ट होगा, उसमें आपको ये टेस्ट करवाएंगे आपसे, ठीक है। तो इस टेस्ट को आपको अच्छे से समझना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी आप कुछ मत लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ कुछ मत लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं जो बोलूँगा आप वो लिख लेना, लेकिन अभी कुछ मत लिखिए, इसे अच्छे से समझिए। इसमें देखिए क्या करते हैं, एक पिक्नोमीटर होता है, वो आप देखोगे जा करके, जब लैब में जाओगे तो कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा हमारे पास एक ग्लास का फ्लास्क होता है ऐसा, ठीक है, और ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इस पे ये सब मेटल का ये रहता है, कैप रहता है, यहाँ पे मेटल का सब कैप रहता है। तो हमें क्या, अभी तो मतलब एक जनरल टर्म में हम लोग समझ लेते हैं, ऐसे कुछ कंटेनर मार लेते हैं कि एक हमने क्या किया, ऐसा कंटेनर लिया, क्या पिक्नोमीटर लिया, ऐसा बोल सकते हैं कि पिक्नोमीटर लिया, ठीक है। हमने क्या किया कि एक पिक्नोमीटर लिया, इसका क्या किया, वेट कर लिया W1, तो ये क्या हो गया, W1 इक्वल टू हमारा क्या है, वेट ऑफ पिक्नोमीटर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इस पिक्नोमीटर में क्या किया, मॉइस्ट सॉइल को ऐड किया, इसमें क्या किया, मॉइस्ट सॉइल को ऐड किया। ध्यान से सुनिएगा इसे और समझिएगा, ठीक है। ये सपोज हमारा क्या है, मॉइस्ट सॉइल है, तो है मॉइस्ट सॉइल, और इसका भी हमने वेट किया, इसका वेट हमारा आता है W2, इसका वेट क्या आता है, W2। इसके बाद ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हमने क्या किया, वाटर फिल कर दिया। कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक फिल कर देंगे, पूरा कंप्लीटली फिल करेंगे। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, वाटर को फिल करेंगे। अब ये देखिए, वाटर फिल करेंगे तो क्या करेंगे, सॉइल जो है वाटर से मिक्स हो जाएगा थोड़ा, क्या पूरा मिक्स हो जाएगा। लेकिन देखिए, हम लोग सिर्फ समझने के लिए ऐसा
जैसे ना फेज डायग्राम की तरह ऐसा ट्रीट करते हैं। तो क्या मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये सॉलिड रहेगा ऐसा, या सॉइल है आपका ये रहेगा, और यहाँ पे ऐसा वाटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका वाटर है यहाँ पे पूरा। यहाँ इसमें भी हो सकता है वाटर, कहीं भी हो सकता है, क्यों, ये सॉइल के पोर्स होता है उसमें भी हो सकते हैं वाटर। तो इसका हमने क्या किया, फिर वेट कर लिया। तो ये तो आपका कितना आ जाता है, W3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, W3 हो जाएगा। अब ये देखिए चौथे में क्या करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा ही जार को खाली कर देते हैं और इसमें कुछ भी नहीं रहता है। फिर सिर्फ क्या करते हैं, इसमें डिस्टिल वाटर, इसमें हम लोग ऐसा सिर्फ वाटर को क्या करते हैं, वाटर से फिल कर देते हैं, सिर्फ वाटर से हम लोग फिल कर देते हैं। ये हम लोग का कितना आ जाता है, इसका जब वेट कर लेते हैं ये आ जाता है W। ये हमारा प्रोसीजर। अब बात करते हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, इससे हम आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये देखिए कैलकुलेशन पार्ट। तो कैलकुलेशन पार्ट की हम बात करें तो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं। अब वेट ऑफ वाटर की हम बात करें, ठीक है, तो देखिए W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 करेंगे तो क्या होगा, कंटेनर का वेट घट जाएगा, बचेगा क्या, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल बचेगा, ठीक है। W2 माइनस W1 करेंगे तो क्या आ गया, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल आ गया। इसमें से अगर हम वेट ऑफ सॉलिड को माइनस कर दें तो हमारा क्या देगा, वेट ऑफ वाटर दे देगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद ये डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो गया, वेट ऑफ सॉलिड आ गया। यही है। इसमें देखिए W2 में पता है, W1 पता है, वेट ऑफ सॉलिड पता नहीं है। अब एक चीज और एकदम गौर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे ही समझने में सबको दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए अगर इससे W3 है, ये W3 है, अब इसमें मैंने कैसा मान लिया है कि ये टू फेज डायग्राम जैसा मान लिया, ये सॉलिड मान लिया, ये पूरा वाटर मान लिया, ठीक है। ये इसके जो वाइड्स में भी जो वाटर है उसको भी मैंने क्या किया, ऊपर ऐसा मान लिया। तो अगर ये W3 में से वेट ऑफ सॉलिड, ये वेट ऑफ सॉलिड, सपोज ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है, W3 में से वेट ऑफ सॉलिड को अगर माइनस कर दिया जाए, इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और इतना ही वॉल्यूम का, जितना कि ये सॉलिड वॉल्यूम ले रहा था उतना ही अमाउंट का वाटर इसमें ऐड कर देंगे, तो हमें क्या W4 मिलेगा। मैंने क्या बोला, ये W3 में से वेट ऑफ सॉलिड को मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। आपको देखिए समझाने के लिए मैंने क्या किया, ऐसा इसे रिमूव कर दिया, ठीक है। और इतना ही वॉल्यूम का, इतना ही क्या, वॉल्यूम का वाटर हमने ऐड कर दिया ऐसा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, W4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं वापस जैसा था वैसा कर देता हूं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि W4 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं W3 माइनस वेट ऑफ सॉलिड प्लस इतना ही वॉल्यूम का वाटर, ठीक है। मतलब कि इसका जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, ठीक है, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम सॉलिड क्या है, VS है, तो VS, ठीक है, इंटू गामा W, यही ना लिखेंगे, VS इंटू गामा W लिखेंगे हम लोग। अब ये देखिए VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका क्या हो जाएगा, यहां से देखिए यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। और ये देखिए यूनिट स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय गामा W। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू जी एस गामा डब्ल्यू। तो यहाँ देखिए जी एस गामा डब्ल्यू, इसका मतलब वी एस इक्वल टू क्या आ गया, डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई जी एस गामा डब्ल्यू। ठीक है, और ये देखिए वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू। और वी डब्ल्यू किसके बराबर मैंने बोला, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसके बराबर, यानी वी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या सिर्फ वी एस कर देंगे। तो देखिए यही क्या आ गया, वी एस इंटू गामा डब्ल्यू। क्लियर। अब ये देखिए डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू एस, ठीक है, प्लस डब्ल्यू एस जी एस गामा डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू, डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू एस, डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू एस अपॉन जी एस, यही होगा। अब ये देखिए हमको क्या है, अननोन टर्म क्या है हमारा, डब्ल्यू एस है, वेट ऑफ सॉलिड है, तो इसको क्या करेंगे, एक साइड लेके आएंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं डब्ल्यू फोर डब्ल्यू थ्री और माइनस डब्ल्यू एस वन प्लस वन माइनस जी एस, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये देखिए इसको इस साइड लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू एस वन जी एस, यही आएगा ना, हाँ ठीक है। और ये आपका आ जाएगा डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर, यही होगा। तो ये डब्ल्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर इंटू जी एस डिवाइडेड बाई जी एस माइनस वन, क्योंकि क्या होगा, ये जी एस माइनस वन नीचे चला जाएगा, ये जी एस ऊपर आ जाएगा सिंपली। अब देखिए डब्ल्यू एस को कहाँ पुट करेंगे, वन इक्वेशन में, ठीक है, पुट डब्ल्यू एस इन वन। क्लियर। तो ये देखिए, तो फ्रॉम वन हम ये लिख सकते हैं डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू एस और माइनस वन। क्यों, क्योंकि देखिए डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एस, फिर माइनस डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एस करेंगे तो क्या होगा, वन आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ क्या करना है, डब्ल्यू एस की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए डब्ल्यू एस की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन और जी एस सॉरी डब्ल्यू एस की वैल्यू क्या हो गई, डब्ल्यू फोर माइनस डब्ल्यू थ्री, सॉरी डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर, ठीक है, क्लियर। डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर हमने क्या है, डब्ल्यू एस की वैल्यू, हाँ ठीक है, डब्ल्यू एस की वैल्यू रख रहे हैं ना, डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर इंटू जी एस, देखिए जी एस माइनस वन अपॉन जी एस और माइनस वन, यही हो गया, ठीक है, क्लियर। तो हमारा क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया किसका, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का, बाई कौन सा मेथड, पिक्नोमीटर मेथड। तो अब आप लोगों को क्या है, ये समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ है, अच्छा इसमें देखिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ना याद करने में दिक्कत होती है लोगों को। तो ऐसा देखिए, ऐसा सर्कल बनाइए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, W1, W2, W3, W4, ठीक है। तो इस तरह से आपको यह है ना कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि W2 पहले आएगा या W1 पहले आएगा, तो इस तरह से।
और ये पता होना चाहिए कि W1 क्या है, W2 क्या है, W3 क्या है, W4 क्या है। ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ, तो फिर क्या ऐसे भी आप इस तरह से भी करोगे तो भी आपको ये गलत ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है W1, W2, W3, W4, ये थोड़ा एक याद करने का तरीका है। ठीक है, इंटू GS-1 डिवाइड बाई GS-1। अब ये देखिए इसमें एक और अननोन आ गया हमारा, क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड की वैल्यू पता नहीं है तो क्या हम वाटर कंटेंट का इसका जो डिटर्मिनेशन है बाय पिक्नोमीटर मेथड ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसीलिए सेम मेथड, यही मेथड का यूज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग वो भी देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए अभी इस मेथड की बात कर रहे हैं, मतलब वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की, तो ये मैं वो बात पूरी कर लेता हूँ। इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट ये कि ये जो सॉइल है ये ज़्यादा जो है कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। कोहेजनलेस सॉइल इसका मतलब कि जिसका पार्टिकल जो होता है एक दूसरे से अलग अलग हो। ठीक है, उसमें कोई एडेशन नहीं हो, कोई एक दूसरे से चिपका नहीं रहे, तो ऐसा कौन सा सॉइल होता है? सैंड सॉइल। ठीक है, तो सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल में ये वाला हम लोग टेस्ट करते हैं, और क्लेई सॉइल ये सब में भी करते हैं, लेकिन क्या है उसमें हमारा जो क्या होता है कि जो इसमें जो एयर वाइट्स है, ठीक है, सारा एयर वाइट्स निकल जाना चाहिए। जब पानी हम लोग डालते हैं तो क्या करते हैं, स्टीयर करते हैं ये थर्ड वाले, तो उसमें क्या है कि आपका सारा एयर वाइट निकल जाना चाहिए। क्ले के केस में क्योंकि उसके पार्टिकल क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उसके पोर्स भी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उन सभी पोर्स से मतलब मैनुअल मेथड से निकालना जो है कंप्लीटली पॉसिबल नहीं होता है, एयर को निकालना कंप्लीटली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा जो ये टेस्ट करते हैं, मेनली जो टेस्ट किसके लिए करते हैं, कोहेजनलेस सॉइल के लिए करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये क्या है, क्विक टेस्ट है। इसका जो रिजल्ट है आप तुरंत ला सकते हो। अगर हमें क्या पता हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड का वैल्यू पता हो, तो क्या है, हम तुरंत इसका जो वाटर कंटेंट जो है तुरंत डिटरमाइन कर सकते हैं। जबकि जो लास्ट जो केस हमने पढ़ा था ओवन ड्राई केस, उसमें क्या था, 24 घंटे के अंदर देता है आपका वाटर कंटेंट का वैल्यू, लेकिन इसमें क्या है, तुरंत आ जाएगा। तो एक क्विक टेस्ट है ये। तो अब अभी देखिए आप लोगों को क्या क्या नोट डाउन करना है। अब मैं बता रहा हूँ क्या क्या नोट डाउन करना है। स्क्रीनशॉट इसको लेना है और इस तरह से नोट करना है। पहले आपको ये डायग्राम बना लेना है, ठीक है, पहला। उसके बाद यहाँ ये जाना है, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद हम लोग क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ आएंगे। और जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपका क्या आएगा, स्लाइड में आ जाएगा अभी नेक्स्ट। और वहाँ से भी आपको क्या करना है, जो भी स्लाइड में पॉइंट है उसके इसके नीचे, ये सब नोट डाउन करने के बाद उसके नीचे आपको क्या करना है, उसे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि जो पिक्नोमीटर मेथड है उससे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि हमारा क्या हो, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन में हमारा हेल्प हो। तो इसमें देखिए सेम जो है वही प्रोसीजर हम लोग करेंगे जैसा हमने किया था लास्ट में, ठीक है। लेकिन बस इसमें एक डिफरेंस क्या आएगा कि वहाँ पे हमने क्या लिया था, मॉइस्ट सॉइल लिया था। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, ड्राई सॉइल। यहाँ हम लोग क्या लेंगे, ड्राई सॉइल। तो क्या है, यही डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है आपका यहीं पे आता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पिक्नोमीटर मेथड के वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेशन में, तो उसमें हम लोग सीधा आंसर ऐसा करेंगे, उसमें मॉइस्ट सॉइल लेते हैं सर, और इसमें हम लोग क्या कौन सा लेते हैं, ड्राई सॉइल लेते हैं। अब ये देखिए जो समझने का है, अभी आपको समझना है, ये मैं समझाने के लिए आपको ऐसा यहाँ पे मैंने बताया है। लेकिन देखिए उससे पहले हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, अब ये देखिए यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होता है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू गामा डब्ल्यू। अब ये देखिए ये वी एस इंटू गामा डब्ल्यू को अगर हम
कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या देगा, ये देगा हमारा वेट ऑफ वाटर देगा, वेट ऑफ वाटर देगा कि जिसका वेट ऑफ वाटर देगा जिसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर। वी एस इंटू गामा डब्ल्यू में क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर देगा जिसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होगा। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, वेट ऑफ वाटर हैविंग लिख लेता हूँ, हैविंग सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका मतलब ये दोनों अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमें क्या निकल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा। अब ये देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी में वेट ऑफ सॉलिड निकालने में कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए यहाँ पे तो ड्राई सॉइल ही है, ड्राई सॉइल क्या हो गया, ड्राई सॉइल में मतलब सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड है, वेट ऑफ वाटर है नहीं। तो W2 माइनस W1 कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, WS निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड निकल जाएगा। अब जो है नीचे वाला पोर्शन इसमें ही थोड़ा सा समझना है, उसके पहले मैं देखिए बता रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा इसको। W4 माइनस W1, W4 इसमें क्या है, वाटर है और कंटेनर है, और W1 में क्या है, सिर्फ कंटेनर है। तो W4 माइनस W1 करेंगे तो क्या ऐसा शेप आएगा। ठीक है, मतलब कि इतना वाटर बचेगा, आपका सिर्फ वाटर का वेट होगा ये। इसके बाद देखिए W3 और W3 और W2। ठीक है, इसमें देखिए इस तरह, इसमें भी मैंने क्या किया है कि जो भी वाटर है, वाटर को मैंने अलग कर दिया, और ये हमारा सॉइल है। ऐसे भी तो ये ड्राई सॉइल ही था, ये क्या हमारा टोटल सॉलिड हो गया। ठीक है, मतलब इतना ही इसका वेट ऑफ सॉलिड है, और इसका जो वॉल्यूम है सॉलिड है ये इतना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, इतना है। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसे माइनस किया हमने, W3 में से W2 माइनस करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, ये तो क्या सॉलिड वाला है, ये सॉलिड वाला है, ये दोनों कैंसिल कर देगा, हमें क्या बचेगा, इतना मिलेगा वाटर। अब ये देखिए इसमें से अगर इसको हम माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, इतना वाटर मिलेगा, ये जो है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन बराबर है, तो वो दोनों माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और ये जो वाटर है इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसके बराबर होगा। यहाँ तो यहाँ पे हम लोग देखिए ऐसा लिख सकते हैं, GS इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉलिड के लिए कुछ नहीं करना है, W2 माइनस W1 करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए इसमें से ये माइनस किया तो हमारा क्या आएगा, वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस साइड में वेट ही लिखता हूँ। ठीक है, इस साइड लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होगा। अब ये देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले W4 माइनस W1, W4 माइनस W1, तो ये आ जाएगा। उसके बाद करना है W3 माइनस W2, W3 माइनस W2, तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इससे इसको घटा देना है, मतलब इससे इसको घटा देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया हमारा एक्सप्रेशन। ये हमारा क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम पिक्नोमीटर मेथड से निकाल रहे हैं तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम लोग ऐसा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूज करते हैं, ये क्या यूज करते हैं आपका 27 डिग्री, ठीक है, C। ठीक है, 27 डिग्री पे हम लोग इसका क्या कहते हैं, जो भी वैल्यू हम देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वो 27 डिग्री पे देते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या आ गया, आपका जो भी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो है रिलेशन
अब जो फॉर्मूला है वो आ गया आपके पास। इससे रिलेटेड जो भी एक दो पॉइंट्स हैं जो आपके स्लाइड्स में आ जाएंगे, उसे आप क्या करना वहाँ पे नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। तो हमने दो मेथड पढ़ लिया है। एक पहला जो हमने पढ़ा है ओवन ड्राइंग मेथड और डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, और अगला क्या जो नेक्स्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, पिक्नोमीटर मेथड, जो सबसे लास्ट में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दो मेथड हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले मेथड की ओर, ठीक है। तो अगर हम अगले मेथड की हम बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सैंड बाथ मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या है, सैंड बाथ मेथड जो है ये हमारा क्या है, फील्ड मेथड है, ठीक है। फील्ड टेस्ट है टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वाटर। इसमें देखिए क्या करते हैं, हमारा एक ऐसा डिश होता है, ठीक है, जिसमें कि ऐसे सैंड जो है यहाँ पे फिल होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा कंटेनर लेते हैं, इसका वेट कर लेते हैं W1। इसमें क्या करते हैं, सॉइल सैंपल, जो वेट सॉइल सैंपल है, वेट सॉइल इसमें हम पुट कर देते हैं और इसका वेट निकाल लेते हैं W2। फिर इस W2 जो ये हमारा जो है कंटेनर प्लस ये जो हमारा वेट सॉइल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस सैंड बाथ पे ऐसे करके रख देते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा हम लोग बर्नर से क्या करते हैं, हीट देते हैं, गर्म करते हैं इसको, ठीक है। इस डिश को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। उसके बाद इसको 20 to 60 मिनट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। आफ्टर हीटिंग इसको वापस हम लोग निकालते हैं और इसको मेजर करते हैं, और हमारा इसका जो वेट होता है हम लोग W3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमारा वाटर कंटेंट निकालना है, तो वही जो पहला हमने ओवन ड्राइंग मेथड में किया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। यही है वेट ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा आपका W2 माइनस W3, और ये आपका वेट ऑफ ये, तो ये W3 माइनस W1, यही होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे वाटर, ठीक है। इस मेथड में और कुछ भी ऐसा कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट मेथड के लिए, ठीक है। इतना आप ऐसा नोट डाउन कर लीजिए, बाकी जो अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो आपके स्लाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सैंड बाथ मेथड कंप्लीट। इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है, चौथा, ये क्या है आपका अल्कोहल मेथड, अल्कोहल मेथड। इसमें देखिए क्या करते हैं, सॉइल सैंपल लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा सॉइल सैंपल है, वेट सॉइल सैंपल है, क्या है, वेट सॉइल सैंपल लेते हैं, इसको किसी कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया, कंटेनर में रखा, इसका वेट मेजर कर लिया जो भी है। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, हम अल्कोहल मिक्स करते हैं। इसमें क्या मिक्स करते हैं, अल्कोहल मिक्स करते हैं, ठीक है। अल्कोहल को मिक्स करते हैं अच्छे से, ठीक है, स्टीयर करके अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको फिर क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं, ठीक है। इसको फिर क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं। जो करते हैं इग्नाइट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, वो फायर को क्या कहता है, कैच कर लेता है, और ये क्या होता है, हीटअप होता है, उसके कारण हीटअप होगा
उसके बाद ये सॉइल जो वेट सॉइल था वो क्या किस में बदल गया, ड्राई सॉइल में बदल जाएगा। क्या में बदल जाएगा, ड्राई सॉइल में चेंज हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, अब ड्राई सॉइल आ गया और फिर हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन की मदद से। क्लियर। इसमें देखिए थोड़ा सा ये ध्यान रखने का होता है, क्योंकि ये जो आपका अल्कोहल होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फायर कैच ना कर ले, ठीक है, फायर कैच ना कर ले, या आसपास के एरिया जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हो वहाँ पे फायर मतलब आग ना लग जाए। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको क्या होता है, केयर करना पड़ता है। तो अल्कोहल मेथड में भी सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हो तो आपके स्लाइड में वो आ जाएगा। क्लियर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड देखिए थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना है इसमें आप लोगों को। तो नेक्स्ट मेथड आपका आ गया पांचवा मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। देखिए ये जो मेथड है इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन है, किसका, वाटर कंटेंट का। डायरेक्टली हम लोग वाटर कंटेंट नहीं मेजर करते हैं। देखिए कैसे, इसमें इसमें क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम सॉइल सैंपल के साथ मिक्स कर देते हैं, सॉइल सैंपल के साथ मिक्स कर देते हैं, किसके साथ, वेट सॉइल सैंपल के साथ। और वेट सॉइल सैंपल में क्या होता है, वेट सॉइल सैंपल में तो वाटर ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, वाटर तो है ही। तो वाटर से क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये फॉर्मेशन क्या किसका देता है, C2H2, ठीक है, इसका आपका देगा एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होगा, और क्या आपका बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो हम लोग टेस्ट करते हैं, ये जो हमने मतलब ये कैल्शियम कार्बाइड हम जिसमें मिक्स करते हैं वेट सॉइल सैंपल के साथ, वो एक क्या होता है, एक चैम्बर होता है, ठीक है, वो एकदम सील्ड चैम्बर होता है। अब ये जो एसिटिलीन गैस है, ऑब्वियस सी बात है, वो चैम्बर क्या सील्ड है, तो ये क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। प्रेशर एग्जर्ट करता है तो उससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, किससे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर टेस्टर। तो मॉइस्चर टेस्टर से हम लोग क्या करते हैं, वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है एसिटिलीन गैस वो मेजर करते हैं, और उससे डायरेक्ट हमारा क्या आ जाता है, वाटर कंटेंट का वैल्यू इसमें आपको शो कर देगा। ये देखिए जितना वाटर होगा, वाटर कंटेंट जितना ज्यादा होगा किसी भी वेट सॉइल सैंपल का, ठीक है, तो क्या होगा, एसिटिलीन गैस उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितना एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा उतना ही आपका मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू मॉइस्चर टेस्टर जो है वो ज्यादा बताएगा। क्लियर है। तो ये टेस्ट मतलब इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी आपको लिखना नहीं है, ठीक है, अभी जो मैं बोलूंगा बस वही लिखना है। तो इसमें एक और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो मॉइस्चर टेस्टर है वो जो वैल्यू देता है वाटर कंटेंट की, ठीक है, तो वाटर कंटेंट की जो वैल्यू देता है वो टोटल वेट के रिस्पेक्ट में देता है, ना कि वेट ऑफ सॉलिड के। कहने का मतलब ये है कि हम लोग वाटर कंटेंट जो है हम लोग क्या लिखते हैं, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट के टर्म में देता है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए भाई ये वाटर कंटेंट किसके टर्म में चाहिए, हमें चाहिए आपका वेट ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, यही है। क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अब ये देखिए इसमें अगर हम वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दें, ठीक है, इसमें क्या करें, वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दें,
वेट ऑफ वाटर से, सॉरी वेट ऑफ वाटर से हम लोग ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर, नीचे भी वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड से भी डिवाइड कर सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अल्टीमेटली आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो ये 1 हो गया, ये 1 प्लस, ठीक है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, तो 1 बाई वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, WT ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये मॉइस्चर टेस्टर जो दे रहा है आपको, इसका मतलब हो गया WT इक्वल टू 1 W प्लस 1 सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई, ठीक है, वाटर कंटेंट। और ये देखिए 1 प्लस यहाँ आया WT और 1 बाई वाटर कंटेंट 1 बाई WT माइनस 1, इसके बाद 1 बाई 1 WT। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट इक्वल टू हो जाएगा WT 1 माइनस WT, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका मॉइस्चर टेस्टर से हमारा क्या आ जाएगा, ये WT की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे WT की वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अब 5वां मेथड हो गया है। इससे देखिए, इससे भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको अभी क्या नोट डाउन करना है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं लिखवा दूंगा आपको। और ये क्या है, यहाँ से ये नोट कर लेना यहाँ तक, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और उसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, और इससे जो भी इंपॉर्टेंट जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका क्या होगा, स्लाइड में भी आ जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का। इसमें 2 मेथड रह गया है। तो इसमें जो एक मेथड है हमारा क्या है, टॉर्जन ठीक है, टॉर्जन बैलेंस मेथड। देखिए इस मेथड में क्या होता है, हमारे पास एक टॉर्जन बैलेंस होता है। ठीक है, टॉर्जन बैलेंस कहने का मतलब क्या है, तराजू होता है एक तरह से, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये तराजू होता है। ठीक है, और इसमें हीटिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये हमारा तो क्या हो गया, टॉर्जन बैलेंस। और हीटिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट का यूज करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम सॉइल सैंपल रखते हैं, वेट सॉइल सैंपल साइड पे। ये देखिए लैब मेथड है, ये सिर्फ लैब में पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉइल सैंपल हमने रखा है यहाँ पे, और ये इंफ्रारेड लाइट ऑन किया। इंफ्रारेड लाइट ऑन किया तो इससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर चैम्बर का क्या होता है, बढ़ने लगेगा। और टेम्परेचर जैसे बढ़ने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका जो है जो वेट सैंपल है वो क्या, वेट सैंपल से ड्राई होने लगेगा। इसका मतलब कि जो है मॉइस्चर कंटेंट इसका जो है धीरे धीरे क्या होगा,
घटते चला जाएगा एक तरह से, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये जो तराजू है, ठीक है, इसमें भी चेंजेस आएंगे, इसमें भी चेंजेस आएंगे। अब ये देखिए टॉर्जन बैलेंस नॉर्मल बैलेंस से कैसे अलग है, इस टाइप के बैलेंस से, ठीक है, कैसे अलग है। इसमें बैलेंस इधर हम कुछ रखते हैं तो यहाँ इधर बैलेंस के लिए हम क्या रखते हैं, ठीक है, वेट रखते हैं तो बैलेंस होता है। उसी तरह देखिए ये भी क्या करता है, टॉर्जन बैलेंस जो होता है उसमें ऐसा समझिए कि जो बच्चे लोग का खिलौना आता है तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग ऐसे करके चाबी देते हैं, ऐसा करते हैं ना, चाबी देते हैं, ठीक है, और फिर छोड़ देते हैं तो क्या करता है वो जो भी खिलौना होता है तो वो क्या है अपने आप उसका चलने लगता है ऐसा। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग एनर्जी को स्टोर कर देते हैं, वो कुछ ऐसा ऐसा है, जब उसको खोल करके देखेगा तो कुछ ऐसा ऐसा करके होता है, ठीक है। इसी को क्या करते हैं घुमाते घुमाते स्टोर कर देते हैं, फिर यहाँ से ऐसे करके हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसी तरह ये भी है, सेम यही चीज़ है, टॉर्जन का मतलब यही हुआ, ठीक है, इसमें टॉर्जन बैलेंस ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा वेट है, ठीक, तो वेट जैसे ही ये घटेगा, देखो ये वेट ज़्यादा हुआ तो इसको क्या बैलेंस करेगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही जैसे घटेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा, ये जितना रिलीज होगा उसका वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करेगा, शो कर देगा। और उससे हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका जो है आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना है। ये देखिए इसमें एक चीज़ है कि जो हम लोग मीज़र कर रहे हैं, मतलब कि इसमें क्या है, दोनों चीज़, आपका जो ड्राइंग है, जो सैंपल का ड्राइंग हो रहा है, मतलब जो सूख रहा है, और क्या मीजरिंग, दोनों साथ साथ में ही कर रहे हैं। तो ये उन सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे सॉइल जो कि जैसे कि और केस में क्या होता था, वो ओवन में रखा तो ओवन से लेकर के फिर मीजर करने गए, तो ऐसा कोई सॉइल जो कि तुरंत अगर हम निकाले ओवन से और वो रीऑब्जर्व कर ले मॉइस्चर, क्या कर ले, वापस मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर ले, तो उसके लिए उस टाइप के सॉइल के लिए ये वाला जो मेथड है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बस यही एक पॉइंट है, टॉर्जन बैलेंस मेथड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा लास्ट मेथड है, हमारा लास्ट जो मेथड है वो क्या है, रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड, देखिए रेडिएशन मेथड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें जरूर हम लोग क्या है, जो न्यूक्लियर से रिलेटेड हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या रेडिएशन से रिलेटेड बात करेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये फील्ड टेस्ट है, ये सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये क्या है, एक फील्ड टेस्ट है, ठीक है। हाँ, एक और जो लास्ट वाले जो हमने पढ़ा टॉर्जन बैलेंसमेंट में, उसका सबसे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो बहुत ही क्विक मेथड है और वेरी एक्यूरेट है, वेरी एक्यूरेट एंड वेरी क्विक, वो दोनों है, ठीक है। अब चलिए इस मेथड के बारे में, इसमें क्या करते हैं हम लोग, आइसोटॉप्स का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, आइसोटॉप्स का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि सपोज ये ग्राउंड है हमारा, इसमें एक ऐसा हम लोग छोटा सा बोरवेल करते हैं, छोटा सा बोरवेल करते हैं, हमारा क्या है ग्राउंड, दो बोरवेल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक इसको बोलते हैं इमीटर, क्या बोलते हैं इमीटर। यहाँ से क्या होता है, हम लोग न्यूट्रॉन को, किसको, न्यूट्रॉन को यहाँ से हम लोग रिलीज करते हैं। और ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे इस होल में हम लोग रहते हैं डिटेक्टर। तो ये यहाँ से जो हमने न्यूट्रॉन रिलीज किया उसको क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। अब ये देखिए न्यूट्रॉन जो रिलीज हुआ तो ये क्या होता है, इस सॉइल में जो भी वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, तो उससे क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, मतलब कि इसको हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये जो डिटेक्टर है, यहाँ से हमने इमीटर से कुछ मान लो 10 न्यूट्रॉन रिलीज किया और यहाँ पे दो डिटेक्ट हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, स्कैटरिंग ज्यादा है,
और अगर मान लो यहाँ पे 6 डिटेक्ट होता है, इसका मतलब क्या है, स्कैटरिंग कम है। तो स्कैटरिंग अगर कम होगा इसका मतलब मॉइस्चर कंटेंट इस सॉइल का कम है, और अगर स्कैटरिंग ज्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का ज्यादा है। तो इस तरह से हम लोग इसका इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं रेडिएशन मेथड से क्या, वाटर कंटेंट। ठीक है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो क्या है, यूनिट वेट डिटर्मिनेशन। तो इसमें भी क्या है, हम लोग 5 मेथड पढ़ेंगे। इसमें भी जो हमारा जो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो देख लेते हैं। कोर कटर मेथड, ये क्या है, फील्ड मेथड है। उसके बाद आता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये है लैब मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये है आपका हो गया फील्ड मेथड, सॉरी लैब मेथड। ठीक है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड भी लैब मेथड है। वाटर बलून मेथड फील्ड मेथड है। और रेडिएशन मेथड क्या है, आपका फील्ड मेथड है। फील्ड मेथड करने का मतलब क्या है कि ये सब जो मेथड है ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट, इसका हम कहाँ परफॉर्म करते हैं, डायरेक्ट फील्ड में करते हैं, इसीलिए फील्ड मेथड होता है। बाकी ये मेथड ये मेथड और ये दोनों मेथड जो है ये हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं, इसलिए क्या ये लैब मेथड है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो देखिए ये दोनों जो है ना, कोर कटर और हैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये तो अगर सेमेस्टर एग्जाम में हम बात करें, मतलब कॉलेज में अगर आप हो तो उसमें तो ये दोनों आपको लैब में टेस्ट भी करवाएंगे, कोर कटर और सैंड रिप्लेसमेंट। कहीं कहीं ये वाटर डिस्प्लेसमेंट भी करवाते हैं, बट ये दोनों तो करवाएंगे ही करवाएंगे, कोर कटर मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपका प्रोसीजर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से क्या आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो अगर कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये पांचों जो मेथड है इंपॉर्टेंट ही है। इसमें आपको देखिए ये सब पूछ सकते हैं कि कौन सा मेथड क्या है, फील्ड मेथड है, लैब मेथड है, ये ऐसा दे देंगे। ठीक है, और आपको क्या बोलेंगे, मैच करने के लिए। तो इस तरह से आप लोग मतलब क्वेश्चन को आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ऐसा। ठीक है ना। तो ये दोनों जो मेथड है इससे हमें अच्छे से समझना है, और ये तीसरा मेथड भी। ठीक है, इससे भी न्यूमेरिकल आने का पॉसिबिलिटी रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जो पहला मेथड हम लोग देखते हैं वो क्या देखेंगे, कोर कटर मेथड। तो इसमें सबसे पहले आप ये हेडिंग डालिएगा, ये पांचों मेथड लिख लीजिए, और ये इतना जो मैंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद आए अब ये देखिए क्या है, पहला मेथड है हमारा कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या है, फील्ड मेथड है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये देखिए हम लोग का ऐसा एक, ठीक है, ऐसा रहता है कुछ, ये हमारा ऐसा कुछ कोर रहता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एजेस होता है ऐसा। इसको क्या करते हैं, साइड पे लेके जाते हैं, ये क्योंकि फील्ड मेथड है तो साइड पे लेके जाते हैं, और जो ये सॉइल में है इसको हम लोग क्या करते हैं, वो पुश करते हैं। ठीक है, अंदर इससे यहाँ से कोर इतना निकालते हैं। ठीक है, मिट्टी में यहाँ पे जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है ये GL। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें पुश करते हैं, और इतना हम इससे क्या करते हैं, सॉइल सैंपल निकालते हैं। इस सॉइल सैंपल का जो भी वेट हो, ठीक है, सपोज ये हमारा जो कोर कटर है उसका वेट है W1, WN इक्वल टू वेट ऑफ कोर कटर। ठीक है, और W2 क्या हो गया, इसका सैंपल हम यहाँ से हमने कलेक्ट किया और क्या किया, इसको मेजर किया, वेट किया, तो क्या होगा, वेट ऑफ कोर कटर ये भी आ जाएगा, और प्लस इसके अंदर जो सॉइल आया, यहाँ से जो हमने सॉइल को ऐसा निकाला, ये जो सॉइल हमारा निकल गया, ठीक है, इसका वेट भी आ जाएगा इसमें। तो ये हो गया वेट ऑफ कोर कटर प्लस वेट ऑफ सॉइल, यही हो गया। अब ये देखिए,
ठीक है, W1 आ गया, W2 आ गया। तो अगर इसमें से देखिए वेट ऑफ कोर कटर में से वेट ऑफ ये W2 में से W1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉइल निकल जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ सॉइल निकल जाएगा। और इसका जो वॉल्यूम होता है ना वो आपका स्टैंडर्ड होता है, वो मतलब पहले से ही पता होता है कि इसका वॉल्यूम ये है। तो ये समझ लीजिए ये वॉल्यूम ऑफ VC, वॉल्यूम ऑफ कोर कटर यही होगा। और ये देखिए यूनिट वेट गामा T इक्वल टू क्या होता है, टोटल वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वेट कहाँ से निकलेगा, W2 में से W1 घटा देंगे तो क्या वेट ऑफ सॉइल आ जाएगा। ठीक है, तो W2 माइनस W1 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोर कटर कितना हो जाएगा, VC हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल यहाँ से आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है। तो ये हेडिंग डाल दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, ये फिगर बना दीजिएगा आप। ठीक है, और यहाँ तक ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके। ठीक है, इसके आगे एक दो पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूँ जो कि आपके स्लाइड में आ जाएगा। तो इसमें देखिए ये जो सॉइल है, अगर मान लो कि ये मतलब क्लेई सॉइल है। ठीक है, क्लेई सॉइल इसका मतलब कि जो कोहेसिव सॉइल। ठीक है, तब तो ठीक है, ये टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे सैंड है तो क्या करेंगे, ये जैसे ही पुश करेंगे तो सैंपल तो इसमें आ जाएगा, कलेक्ट होगा, लेकिन जैसे हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये क्या नीचे तो ओपन है, तो क्या होगा, सारा आपका सैंपल वहीं पे गिर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो टेस्ट है ये सिर्फ हम लोग किस सॉइल के लिए कर सकते हैं, क्लेई सॉइल हो, सॉफ्ट सॉइल हो, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। मतलब कि कोहेजन लेस सॉइल के लिए कोर कटर मेथड इज नॉट, ठीक है, डन। कोर कटर मेथड जो है कोहेजन लेस सॉइल के लिए हम लोग नहीं करते हैं। बस ये आपका एक इम्पॉर्टेंट मतलब पॉइंट है। ठीक है, मतलब फाइन ग्रेड सॉइल के लिए सिर्फ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सैंड का रिप्लेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं, सैंड का रिप्लेसमेंट करते हैं। ये देखिए इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कुछ इस तरह का दिखता है। ये जो है ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये आपका ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का रहता है। इसके अंदर ऐसा है कोन्स टाइप का ऐसा सेक्शन होता है। यहाँ पे एक शटर होता है, ठीक है, जिससे कि ये जो कोन है, ठीक है, यहाँ पे ये ओपन रहता है, यहाँ पे भी ओपन रहता है। ठीक है, तो इसको हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं इस शटर के माध्यम से। ठीक है, तो ये आप जब लैब में जाओगे तो ये आप देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा मान लो इस सॉइल का, ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्राउंड है, इसी सॉइल का हमें यूनिट वेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा एक ट्रेंच बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा निकाला, सैंपल निकाला, कुछ सैंपल निकाला, तो कुछ यहाँ पे ऐसा है सैंपल। ठीक है, कुछ ऐसा सैंपल आया, इसका वेट हम मेजर कर लिए। इसका वेट हम लोग क्या मेजर कर लिया, W1, इसका हमने वेट मेजर कर लिया। अब ये देखिए अगर ये जो पोर्शन है, ये सिर्फ ये वाला पोर्शन, इसका अगर वॉल्यूम पता चल जाए, क्या पता चला जाए, वॉल्यूम पता चल जाए, तो क्या वेट तो हमारे पास है सॉइल का, तो वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम अगर हम कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इसका यूनिट वेट कितना है सॉइल का। तो अब हमारा कंसंट्रेशन कहाँ चला गया कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमने यहाँ पे ये गड्ढा किया है, एक्सकवेट किया है, इसका वॉल्यूम अगर हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये सैंड रिप्लेसमेंट कोन इसको बोलते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं, जो है ना ऐसा सैंड फिल कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सैंड फिल कर देते हैं। ठीक है, सैंड फिल कर दिया हमने। सैंड फिल करने के बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका वेट कर लेते हैं, टोटल ये जो इसका है। ठीक है, जितना हमने ये किया तो इसका हम क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। तो ये मान लो वेट W2, इसका हमने वेट क्या कर लिया, W2। अब देखिए इसके बाद क्या किया, वापस यहाँ से यहाँ इसको जो कोन को है यहाँ पे हम ले जा करके रखें। ठीक है, जहाँ
कि हमारा जहां से हमने क्या किया था, सैंपल को निकाला था, और ये शटर को क्या किया, ओपन कर दिया, शटर को क्या किया, ओपन कर दिया। तो क्या होगा, जो भी सैंड होगा वो ये कोन और इसमें ये कोन और ये जो हमने रेंज बनाया है, ठीक है, या छोटा सा जहाँ से सैंपल निकाला, उसमें क्या होगा, फिल होने लगेगा। ऐसे करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ आ गया, ये हो गया, ठीक है। इसको वापस क्या कर दिया हमने, ऐसे लॉक कर दिया, इसको हमने क्या वापस लॉक कर दिया। अब ये देखिए, इसका जो हमने वेट किया W2, ठीक है, लॉक करके फिर वेट किया, सिर्फ इतना को, ठीक है, लॉक करके हटाया फिर वेट किया, तो सपोज इसका वेट आ जाता है हमारे पास W3, ठीक है। तो W2 में से W3 घटाएंगे, ठीक है, तो किसका वेट निकल जाएगा, ये जो वेट सॉइल में गया, ये कोन में और प्लस इस जो हमारे जो हमने यहाँ पे ट्रेंच किया था वहां पे जो गया, ठीक है, वो सॉइल का वेट आ जाएगा, मतलब सैंड का वेट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, अब ये देखिए, ये सैंड का वेट तो आ गया हमारे पास, तो इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं W4। W4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 माइनस W3, ठीक है, ये हो गया W4, ठीक है। अब ये देखिए, अगर ये वाला वेट पता चल जाए, ये जो कोन है, ये स्मॉल कोन जो है छोटा सा, ठीक है, इसका अगर वेट पता चल जाए तो हमें क्या, ये पता मतलब इसमें जितना वेट गया है, इसमें जितना वेट गया है वो पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। इसमें जो सैंड का वेट गया है वो पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये क्या वापस हमने लॉक कर दिया था, ठीक है, वापस हमने लॉक कर दिया। उसके बाद इसको एक टेबल पे लेके जाके रखते हैं, फ्लैट टेबल पे, और फिर क्या करते हैं, फिर खोल देते हैं, ठीक है, ऐसे फिर खोल देते हैं। यहाँ पे नीचे एक पेपर भी रखते हैं, एक पेपर रखते हैं ताकि उसको मतलब मीजर करें, पेपर या आप कंटेनर बोल सकते हैं या ट्रे बोल सकते हैं, कुछ भी हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो वापस ओपन किया, ये कुछ ऐसे क्या हुआ, सैंड इसमें आएगा, फिल होगा ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ट्रे में आ जाएगा। वापस क्या किया, ऐसे लॉक कर दिया हमने, ठीक है। तो ये सपोज हमारा क्या हो जाएगा, W5 मान लो, लॉक करके क्या किया, वेट किया, ऐसा लॉक कर दिया फिर वेट किया। अब ये देखिए कि जो हमारा ये W3 है, ठीक है, तो W3 में से W5 हम घटा देंगे तो हमें क्या, ये कोन का वेट निकल जाएगा, ठीक है, कोन का वेट निकल जाएगा, और वो हम मान लेते हैं, कोन का वेट हम लोग मान लेते हैं W5, ठीक है। W5 हमने वेट ऑफ कोन माना, ठीक है, सॉरी, W5 W3 W4, हाँ, तो W5 ये वेट हो गया, तो W कोन C लिखते हैं। तो ये कैसे निकल सकता है, W5 में से W3 घटा देंगे तो हमारा क्या, यही तो गया ना, ये थोड़ा सा इसमें क्या चला गया, यही, ठीक है। तो ये होगा W5 माइनस W3, यही हो गया, तो ये कोन का वेट आ गया। अब क्या करना है, W4 में से W कोन घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, वेट जो इसमें गया है, किसमें गया है, जो हमने सॉइल को जहां से एक्सकवेट किया है उसका वेट, उसमें जो सैंड गया है उसका वेट निकल जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा वेट ऑफ सैंड, ठीक है, इक्वल टू निकल जाएगा आपका W4 माइनस WC, यही निकल जाएगा, यहां से आ गया ना आपका। अब देखिए, वेट ऑफ सैंड पता चल गया, ठीक है। अगर हमें सैंड का यूनिट वेट मालूम है, अगर हमें सैंड का यूनिट वेट मालूम है, ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं यूनिट वेट सैंड इक्वल टू क्या होता है, टोटल वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हमें क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालना है, तो W जो हमारा पता चल गया, वेट ऑफ जो आपका सैंड है वो, और ठीक है, यूनिट वेट हमें पहले से पता रहेगा सैंड का, ठीक है। तो हमें क्या आ गया आपका, वॉल्यूम ऑफ सैंड आ गया। और यही तो है, जो वॉल्यूम ऑफ सैंड है यही तो है, जो सॉइल का भी वॉल्यूम वही है। तो अगर हम गामा T कैलकुलेट करें, अब क्या करें, गामा T कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा,
W1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सैंड, यही हो जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो हमारा क्या आ गया, यूनिट वेट का वैल्यू आ गया। देखिए सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लास्ट जो हम कोर कटर मेथड पढ़ा था उसमें देखते वो जो टेस्ट है वो आपका जो कोहेजनलेस सॉइल होता है उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है उसमें सैंपल कलेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन ये वाले मेथड में, ये वाले मेथड जो है ये उसके लिए सूटेबल है। इसका मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो है ये सैंडी सॉइल के लिए या ठीक है ग्रेवली सॉइल के लिए ये सुटेबल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट मेथड देखिए क्या है। तीसरा नेक्स्ट मेथड है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या करते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है वाटर को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो भी यूनिट वेट वाले में हम लोग देख रहे हैं इसमें जो मेजर जो प्रॉब्लम वॉल्यूम कैलकुलेट करने में, जो भी हम ये हमारा सपोज, ठीक है, ये हमने ऐसे क्या किया, एक्सावेटेड पिट किया, ठीक है, तो इसका क्या है वेट तो हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि यहां से हमने सॉइल निकाला, तो उसका क्या है वेट तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके इसका जो एक्सावेटेड पिट का वॉल्यूम है ना, इसी को कैलकुलेट करने में क्या होता है, ये परेशानी आती है। तो हमारे जो भी आप देखिएगा, जो भी हम वाटर मतलब ये यूनिट वेट डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं, तो मेजर जहां कैलकुलेशन या जहां समझने का चीज है वो क्या है, सब मेथड में जो डिफरेंस है उसमें वॉल्यूम कैलकुलेशन का एक डिफरेंस आता है। उसमें किसी और मेथड से वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, किसी और तरीके से, इस मेथड में किसी और तरीके से, ऐसा ही है। ठीक है, तो देखिए वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं, सॉइल सैंपल लेकर के हम आए, ठीक है, सॉइल सैंपल हम लेकर के आए, ठीक है, इसमें से देखिए हमने क्या किया, ऐसा एक सैंपल ले लिया, ठीक है, ऐसा स्क्वायर टाइप का सैंपल बना लिया, इसका क्या किया वेट कर लिया, इसका वेट कर लिया W1। इसके बाद इसको क्या किया, इस पे पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स का लेयर कोट कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट एक हम ऐसा एक कंटेनर लेते हैं जिसमें कि वाटर जो है आपका क्या है, यहां टॉप तक फिल है, ठीक है, इसमें क्या है वाटर आपका क्या है टॉप तक फिल है। तो जैसे ही इसमें ये जो पैराफिन वैक्स से कोटेड जो सॉइल सैंपल है इसमें हम ऐसा पुट करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया पुट किया, तो क्या होगा, वाटर क्या होगा बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा वाटर, ठीक है, यहीं पे आएगा वाटर। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वाटर आ गया ये दोनों साइड। इसका हम लोग क्या करते हैं, इस वेट, ये जो वाटर है इसका वेट कैलकुलेट कर लेंगे। वेट कैलकुलेट करेंगे उसके बाद हमें वेट ऑफ वाटर पता चल गया, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर पता चल गया। इससे क्या पता चल जाएगा, इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर पता कर सकते हैं, क्योंकि वेट पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू, तो उसके रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कैलकुलेट हो गया। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर की हम बात करें तो इसमें देखिए वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है आपका सैंपल,
वॉल्यूम ऑफ सैंपल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। अब ये देखिए वेट, अब हमें क्या चाहिए, हमें यूनिट वेट। यूनिट वेट के लिए क्या, W1 और वॉल्यूम ऑफ सैंपल। W1 तो पता ही है, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल W1 है, और वॉल्यूम ऑफ सैंपल यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये देखिए वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर का वैल्यू हमें पता चल गया। अब कैलकुलेट क्या बाकी रह गया, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ लीजिए ये वी डिस्प्लेस्ड हमने लिखा, ठीक है, और ये है वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है। और देखिए वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स क्या होता है, टोटल वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होता है, ठीक है। और पैराफिन वैक्स का क्योंकि हमने जितना कोट किया है, ठीक है। अब ये देखिए, सॉरी ये भी हम लोग क्या करते हैं, वेट ये W2 मान लेते हैं, ठीक है। तो W2 में से W1 करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, पैराफिन वैक्स का वेट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए वेट बाई गामा वैक्स, ठीक है। तो वेट ऑफ पैराफिन वैक्स तो इससे निकाल सकते हैं, देखिए W2 में से W1 करेंगे, ये कोटेड सैंपल है, ये अनकोटेड सैंपल है, तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पैराफिन वैक्स का वेट निकल जाएगा। इसका मतलब कि W2 माइनस W1, और क्या है, ये यूनिट वेट है गामा वैक्स, ठीक है। तो यहां से देखिए अगर हमें क्या है, ये गामा वैक्स पता है तो हम लोग इसको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ये सैंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम डिस्प्लेस पता है, वॉल्यूम ऑफ सैंपल कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये भी पता चल गया। अब हमें क्या करना है, यूनिट वेट गामा टी, तो गामा टी कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, सीधा W1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है, क्लियर। तो इस मेथड में देखिए ये सब यही इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये क्या है, लैब मेथड है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। ये इतना आप क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले करके। और अब हम लोग चलते हैं लास्ट मेथड जो हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट मेथड पढ़ेंगे वाटर बलून मेथड। क्या पढ़ेंगे, वाटर बलून मेथड। इसमें भी देखिए साइड पे गया, ये फील्ड मेथड है, साइड पे गया, हमने क्या किया, एक पीट को एक्सकवेट किया, यहाँ से क्या किया, यहाँ पे सॉइल सैंपल निकाला, ऐसा कुछ फाइल है, इसका हमने क्या किया, वेट किया, ये W1 आया। अब क्या यही एक सब वेटेड पिट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वो हो जाएगा तो W1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेटेड पिट, आपका क्या दे देगा, यूनिट वेट दे देगा। अब इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा, ठीक है, प्लास्टिक का कुछ पॉलीथीन सीट ऐसे ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, वाटर इसमें डालते हैं, तो धीरे 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 क्या होगा, वाटर यहां तक आएगा। अब ये देखिए हमने जितना वाटर इसमें पुट किया, ठीक है, उसका क्या करेंगे, वेट कर लेंगे, ठीक है, इसका वेट कर लेंगे, वेट ऑफ वाटर, ठीक है। इसका मान लीजिए आ गया वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वाटर का वेट कर लिया। अब हमें क्या पता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर भी पता है, तो हमें ये पता चल सकता है वॉल्यूम ऑफ, जो वॉल्यूम कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें गया, ठीक है, इसमें जो वाटर है उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, और वही वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्सकवेटेड पिट के बराबर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेटेड पिट, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा,
गामा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, वेट बाई वॉल्यूम, यही होता है। और हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू। यहाँ से आ गया वॉल्यूम ऑफ एक्सवेटेड पीट आ गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, गामा टी कैलकुलेट कर लेंगे। गामा टी के लिए क्या लिखेंगे, W1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एक्सवेटेड पीट, यहाँ रख देंगे वैल्यू, ये हमारा क्या आ गया, गामा टी आ गया। तो देखिए जितने भी मेथड हमने पढ़ा यूनिट वेट डिटर्मिनेशन के लिए, उसमें जो डिफरेंस कहाँ पे है कि हर मेथड में जो वॉल्यूम कैलकुलेशन करने का जो तरीका है सिर्फ वहीं पे डिफरेंस आता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो दो टॉपिक हमने पढ़ा, उसमें यूनिट वेट डिटर्मिनेशन, सॉरी वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन और यूनिट वेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इसके साथ ही ये जो हमारा फेज डायग्राम वाला जो चैप्टर है और जो इम्पोर्टेंट बेसिक रिलेशनशिप और कह सकते हैं कि कुछ टेस्ट है जो इम्पोर्टेंट बेसिक टेस्ट है, वो वाला चैप्टर हम लोग का क्या होता है, आज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मेरा जो मैंने कहा कि ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा, इसके बाद आएगा हमारा क्या आएगा, न्यूमेरिकल का लेक्चर पार्ट 2 आएगा। इसी चैप्टर का पार्ट 1 पहले आ चुका है, पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।